तो हम लोग भूगोल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज पटल विरूपण भू संचलन का अध्ययन करेंगे। हालांकि आज नहीं, पटल विरूपण भू संचलन का अध्ययन हम लोगों ने शुरू कर दिया है कल ही। तो कल हमने देखा था कि पटल विरूपण भू संचलन के 3 प्रकार होते हैं: महादेश जनक, समस्थैतिक समायोजन और सुस्थैतिक समायोजन। वहीं महादेश जनक भू संचलन के भी प्रकार देखें हम लोग तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज होता है। वहीं ऊर्ध्वाधर के भी 2 प्रकार होते हैं, ऊपरीमुखी और अधोमुखी। तो इस प्रकार से ये पटल विरूपण भू संचलन का क्या है, वर्गीकरण है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भाग के आंतरिक हलचल के कारण 2 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? किसी भाग के आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप दो चीजें हो सकती हैं। ये 2 चीजें क्या है? क्या 2 चीजें हो सकती हैं? क्योंकि हम लोग अंतर्जात भू संचलन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आंतरिक हलचलों की बात करेंगे। तो आंतरिक हलचलों से क्या होगा कि 2 चीजें हो सकती है। कोई भाग ऊपर की ओर उठ सकता है, एक तो कोई भाग ऊपर की ओर उठ सकता है। देख लें पहले यहां तक दिख रहा है कि नहीं? ठीक, यहां तक दिख रहा है। तो कोई भाग ऊपर की ओर उठ सकता है और या तो कोई भाग नीचे धंस सकता है। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो कोई भाग ऊपर की ओर उठ सकता है या कोई भाग नीचे धंस सकता है। 2 चीजें हो सकती हैं। तो जब कोई भाग ऊपर उठ जाएगा तो इसी को ऊपरीमुखी कहते हैं, और जब कोई भाग नीचे धंस जाएगा तो इसी को अधोमुखी कहते हैं। ठीक, इसी को अधोमुखी कहते हैं। ये ऊपरीमुखी का और ये अधोमुखी इस प्रकार से होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक भागों की हलचलों की वजह से कोई अगर ऊर्ध्वाधर पटल विरूपण भू संचलन उत्पन्न होता है तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो कोई चीज ऊपर उठ सकता है जिसको हम ऊपरीमुखी कह सकते हैं, कोई चीज नीचे धंस सकता है जिसको हम अधोमुखी कह सकते हैं। तो हो गई हमारी इतनी बातें। पहले इसको यहां से हटाने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की होगी। ठीक, इसको हटाते हैं पहले। अब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली कुछ समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा बहुत। महाद्वीपों पर जो भाग उठता है उसको उत्थान कहा जाता है, जो नीचे धंसता है उसको अवतलन कहते हैं। देखिए क्या होगा कि जब क्षैतिज, क्या होगा, क्षैतिज प्रकार का भू संचलन, क्षैतिज महादेशक पटल विरूपण भू संचलन, इसका क्या होगा, इससे 2 चीजें हो सकती हैं। 2 चीजें क्या हो सकती हैं? कोई भाग ऊपर उठ सकता है और कोई भाग नीचे धंस सकता है। ये 2 चीजें हो सकती हैं। जब कोई भाग ऊपर उठता है तो ऊपरीमुखी कहा जाता है, और कोई भाग जब नीचे धंसता है तो अधोमुखी कहा जाता है। ये 2 चीजें होती हैं, हम लोगों ने देखा है क्षैतिज में। अब क्या होगा इसको देख लेते हैं। जैसे
ये क्या है, ये ऐसे सतह है, ये ऊपर उठ गया, ये नीचे धंस गया, ये है सागर है, ये ऐसे है। देखिए ये क्या है, ये सागरी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र। ठीक, अब इससे क्या है कि महादेश जनक भूसंचलन हुआ। महादेश जनक का अर्थ है कि कोई वो महाद्वीपों का निर्माण हो जाए या फिर किसी द्वीप का निर्माण हो जाए, कोई चीज़ ऊपर उठ जाए, वो महादेश जनक भूसंचलन होता है, या कोई चीज़ नीचे धंस सकता है। ठीक, तो ऊपरीमुखी हो सकता है या अधोमुखी हो सकता है। तो ऊपर उठे भाग को उत्थान और नीचे धसे भाग को क्या कहते हैं, अवतलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्थान। उत्थान कहते हैं, ये जो संरचना है इसको कहते हैं अवतलन। आप समझ रहे हैं कि इसका क्या कारण है, मतलब इसके पीछे का, उत्थान के पीछे का जो कारण है वो है ऊपरी मुखी। ठीक, और अवतलन के पीछे का जो कारण है वो है अधोमुखी। तो इसका जो कारण है, इसके पीछे का जो कारण है वो है ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी भूसंचलन। और इसके पीछे का जो कारण है वो है अधोमुखी भूसंचलन। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अधोमुखी भूसंचलन के परिणाम स्वरूप, अधोमुखी भूसंचलन के परिणाम स्वरूप अवतलन और ऊपरीमुखी भूसंचलन के परिणाम स्वरूप उत्थान का निर्माण होता है। ठीक, अगर सागरों की बात करें, समुद्र या तटीय प्रदेशों की बात करें, तो वहीं उठे हुए भाग को निर्गमन और धसे भाग को निमज्जन कहते हैं। अब समुद्रों में आ जाए तो समुद्र में क्या होगा कि अगर कोई भाग उठ गया या कोई भाग धंस गया, जो ट्रेंच बन गया, तो इधर भी पानी भर जाएगा। ठीक, ऐसे में जो ये वाली संरचना होगी, जो उठी हुई संरचना होगी, उसको हम लोग कहेंगे निमज्जन। ठीक, नहीं, ऊपर उठे भाग को निर्गमन कहेंगे। ये कौन सा भाग है, ये है निर्गमन। ये है निर्गमन और ये है निमज्जन। अब देखिए, अब इसका भी परिणाम, इसके पीछे का जो कारण है वो भी यही है, और इसके पीछे का जो कारण है वो भी यही है। तो हम कह सकते हैं कि जो निर्गमन है और जो उत्थान है, जो निर्गमन है और जो उत्थान है, उसके पीछे का जो कारण है ऊपरीमुखी भूसंचलन है, और जो निमज्जन है और जो अवतलन है उसके पीछे का कारण अधोमुखी भूसंचलन है। ठीक, क्योंकि जो समुद्र में निर्गमन है वही चीज तटीय भागों में, यहाँ तटीय भागों में क्या है, वो उत्थान है। वही चीज है, समुद्र में नाम अलग है। और देखिए क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, पहले ये उत्थान है और ये अवतलन है। उत्थान, उठा भाग, ऊपर उठा भाग, नीचे धसा भाग। तो ऊपर उठा भाग क्या है, एक तो उत्थान है और एक तो है निर्गमन। क्या है, दो चीजें हैं, उत्थान है और निर्गमन है। नीचे धसा भाग क्या है, अवतलन है और निमज्जन है। अवतलन और निमज्जन। ठीक, ये तो दो चीजें हैं। लेकिन
ये जो उत्थान और अवतलन है ये किससे संबंधित हैं? ये क्या है? महाद्वीप से संबंधित हैं। देख लेते हैं यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं पहले। ठीक, वहाँ क्या उससे आगे बहुत दिख रहा है। तो जो उत्थान है, उत्थान और अवतलन, ये उत्थान और अवतलन कहाँ की संरचना है? ये क्या है? सतह की संरचना है। किसके सतह? ये महाद्वीपीय सतह की संरचना है। सतह, और ये महासागरों की, महासागरों में। तो वही चीज महाद्वीप पर, ठीक, महाद्वीप है, ये देखिए महाद्वीप है, और महाद्वीप पर कोई भाग अगर उठ गया तो उसको उत्थान कहते हैं। महाद्वीप पर ही कोई भाग धंस गया तो उसको अवतलन कहते हैं। महासागरों में कोई भाग अगर उठ गया तो उसे निर्गमन कहते हैं। महासागरों में अगर कोई भाग धंस गया, नीचे धंस गया, तो उसे निमज्जन कहते हैं। तो देखिए, अब देखिए अवतलन और उत्थान, जो ऊपर उठे भाग का जो कारण होता है वो क्या होता है? कारण क्या होता है ऊपर उठे भाग का? ऊपरीमुखी, ऊपरीमुखी। और ये जो कारण होता है ये होता है अधोमुखी, अधोमुखी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्थान और निर्गमन है, उत्थान और निर्गमन के पीछे का कारण ऊपरीमुखी होता है, अवतलन और निमज्जन का कारण अधोमुखी होता है। यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है। अब चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं। उत्थान और निर्गमन का कारण ऊपरीमुखी है, अवतलन और निमज्जन का कारण अधोमुखी है। ठीक, तो इस प्रकार की दो संरचनाओं का निर्माण होता है, उठी हुई संरचना और धसी हुई संरचना। सतह पर महाद्वीपों पर उठी हुई संरचना को उत्थान कहते हैं, धसी संरचना को निर्गमन कहते हैं। वहीं अगर समुद्र में चले जाएं, महासागरों में, तो ऊपर उठे भाग को, महाद्वीपों की बात करें तो ऊपर उठे भाग को उत्थान और नीचे धसे भाग को अवतलन कहते हैं। महासागरों में चला जाएं तो ऊपर उठे भाग को निर्गमन और नीचे धसे भाग को निमज्जन कहते हैं। जहां उत्थान निर्गमन के पीछे का कारण ऊपरीमुखी भू संचलन होता है, वहीं अवतलन और निमज्जन के पीछे का जो कारण होता है अधोमुखी भू संचलन होता है। ये चीजें हो गई यहाँ तक इसके बारे में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, तो अगर अवतलन के उदाहरण की बात करें, अवतलन और उत्थान के उदाहरण की बात करें, अवतलन और उत्थान, अवतलन और उत्थान की बात करें तो ये आप देखेंगे कि जो नॉर्वे है, नॉर्वे का तटीय प्रदेश लगभग 1-1.5 किलोमीटर उठ गया है, और वहीं कृष्णा गोदावरी वाला भाग जो है वो नीचे धंस गया है। दो उदाहरण यहाँ पे आप ले सकते हैं। नॉर्वे का तटीय प्रदेश, उदाहरण में, और क्या ये गंगा, ये कृष्णा गोदावरी वाला भाग, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, ये दो चीजें, ये दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? उत्थान और अवतलन के बारे में। तो नॉर्वे का जो तटीय प्रदेश है वो क्या है? वो 1.5 मीटर उठ गया है,
उठ गया है। जब उठ गया है तो ये किसका उदाहरण हो गया? उत्थान का। अगर कृष्णा और गोदावरी की बात करें तो कृष्ण गोदावरी क्षेत्र में कुछ भाग धंस गया है। तो जब धंस गया है तो क्या है? वो निर्गमन का उदाहरण है। तो ये जो ऊपर उठा भाग और नीचे धंसे भाग का जो उदाहरण है, जो सतह की बात हो रही है इसका, नहीं, महाद्वीपीय भाग पे उत्थान और अवतलन, नीचे धंसा भाग जो है ये महाद्वीपों की बात हो रही है। किसकी? महाद्वीपों की बात हो रही है। तो जो नॉर्वे का तटीय प्रदेश जो उठ गया है वो उत्थान है, और कृष्ण गोदावरी क्षेत्र में जो भाग धंस गया है वो अवतलन है। ठीक। इतनी चीजें सारी कंप्लीट हुई। अब महासागरों की बात करें तो पुडुचेरी में उत्थान व अवतलन के प्रमाण मिलते हैं। पुडुचेरी और काठियावाड़ प्रदेश में इसकी बात करें पुडुचेरी और यहाँ पे तीसरा उदाहरण हो जाएगा काठियावाड़। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये चीजें हो गई इसके बारे में, पटल विरूपण भू संचलन के बारे में इतनी बातें। अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्षैतिज भू संचलन की बात कर रहे थे। एक तो होता है क्षैतिज भू संचलन, एक होता है ऊर्ध्वाधर भू संचलन। उस डायग्राम को छोटा सा एक और बनाते हैं ताकि स्पष्ट रहे, क्योंकि उसके आगे जो बढ़ रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग महादेश जनक भू संचलन की बात कर रहे थे तो उसमें पटल विरूपण की बात किए थे। पटल विरूपण में क्षैतिज, महादेश जनक भू संचलन में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भू संचलन की बात किया। तो ऊर्ध्वाधर में हम लोगों ने ऊपरीमुखी और अधोमुखी की बात कर लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्षैतिज भू संचलन की। ठीक। किसकी बात करेंगे? क्षैतिज भू संचलन की बात करेंगे। महादेश जनक भू संचलन की जब हम लोग बात कर रहे थे, महादेश जनक, तो इसमें हम लोगों ने बात किया था क्षैतिज, इसमें क्या किया था? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर में भी हम लोग बात कर रहे थे। ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत हम लोगों ने क्या बात किया था? ऊपरीमुखी और अधोमुखी। ऊपरीमुखी और अधोमुखी। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे क्षैतिज। अब हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया, ऊपरीमुखी और अधोमुखी। जब हम लोग इन दोनों को कंप्लीट कर दिए, इसका सीधा सा अर्थ है हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसको तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि इसका एक भाग छूट रहा है। तो इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि क्षैतिज भू संचलन को पर्वत निर्माणकारी भू संचलन भी कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो क्षैतिज भू संचलन को पर्वत निर्माणकारी भू संचलन मुख्य रूप से कहते हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर भू संचलन से भी क्या होगा? वो पर्वतों का निर्माण हो सकता है। लेकिन अब क्या है कि जो क्षैतिज भू संचलन है वो दो प्रकार का हो सकता है। क्षैतिज भू संचलन भी दो प्रकार के हो सकता है, तनाव मूलक और संपीडनात्मक। और
दो प्रकार का हो सकता है, संपीडनात्मक और तनाव मूलक। इसमें क्या है, क्षैतिज भूसंचलन होगा। हम लोगों ने इधर ऊर्ध्वाधर पढ़ रहे थे, ऊर्ध्वाधर ऐसे ऊपर से नीचे, इसमें क्या होगा, क्षैतिज होगा, सपाट तरह का वो होगा, गति होगी पृथ्वी में। तो संपीडनात्मक का अर्थ हो जाएगा जब सिकुड़ना, संपीडनात्मक का अर्थ होगा सिकुड़ना, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगी या कुछ सिकुड़ने जैसा बल होगा, जब एक तरफ या तो जब दबाव पड़ेगा या जो उसका घनत्व तो बढ़ना शुरू होगा, तो क्या होगा कि वो संपीडनात्मक बल हो जाएगा। क्या होगा, संपीडनात्मक, दबाव होगा, संपीडन, संकुचन, अगर इस तरह का बल होगा तो क्या होगा, उसे संपीडनात्मक बल कहेंगे। तनाव मूलक क्या होगा, वो शब्द से स्पष्ट है, जो जब दो प्लेट से एक दूसरे से दूर जाएंगी, जब दो प्लेट से एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसको हम तनाव मूलक भू संचलन के अंतर्गत रखेंगे। तो पहले हम लोग संपीडनात्मक भू संचलन और उसके बाद तनाव मूलक भू संचलन को कंप्लीट करेंगे, तब जाके महादेश जनक कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर दूसरा आएगा हम लोगों का, वो क्या है इसके बाद का, जो हम लोगों ने 3 भाग देखा था, महादेश जनक भू संचलन और समस्थितिकी और सुस्थैतिक। जब इसको पढ़ लेंगे महादेश, जब यहाँ पे कंप्लीट होगा, तनाव मूलक जब कंप्लीट करेंगे तो तनाव मूलक कंप्लीट करने के बाद समस्थितिकी, उसके बाद सुस्थैतिक पढ़ेंगे, तब जाके हम लोगों का अंतर्जात भू संचलन कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर बहिर्जात भू संचलन की का वो अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो फिर इस क्लास को यहीं तक रोकते हैं और कल मिलेंगे लेकर संपीडनात्मक भू संचलन और तनाव मूलक भू संचलन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।